So, hello and welcome to our video. Now, today we are talking about Aristotle as we are continuing our journey towards UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल की आज हम बात करने वाले हैं, तो हम वन बाय वन धीरे धीरे एरिस्टोटल को समझने की कोशिश करेंगे इन नोट्स के माध्यम से। आप चाहें तो इनको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करते चलें, एंड आई ऑल्सो इंक्लूड वट एवर मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं यूजीसी नेट के नज़रिए से, मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। सो एरिस्टोटल का बैकग्राउंड जान लेते हैं। सबसे पहले इज़ बॉर्न इन 384 BCE इन स्टाइकेरा मैसिडोनिया में इनका जन्म हुआ। और जो प्लेटो ने जो अकेडमी खोली थी, जो कि हायर एजुकेशन की पहली इंस्टीट्यूट थी, वो उसमें ये 20 साल प्लेटो के स्टूडेंट रहे। और बाद में आगे चल कर के इन्होंने लाइसियम इन एथेंस में अपनी खुद की एक स्कूल खोली, और साथ ही साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जो है, ये उनके भी गुरु रहे। ये फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस इनको कहा जाता है। कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत ही एरिस्टोटल के बाद से हुई थी। इन्होंने सिस्टमैटिक और एम्पायरिकल अप्रोच से पॉलिटिकल इंक्वायरीज की अपनी स्टडी की। एम्पायरिकल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ नॉट थियोरेटिकल बट इज़ वेरीफाइबल थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस। ओके, इनकी किताब सबसे इम्पॉर्टेंट रही, जो कि पॉलिटिक्स से किताब पूछी भी जाती है कई बार, पॉलिटिक्स की किताब है, किसकी किताब है। इसके 8 पार्ट्स हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। निकोमेकियन एथिक्स, ये एरिस्टोटल की एक और इम्पॉर्टेंट किताब है। इसके अंदर जस्टिस की जो बात एरिस्टोटल करते हैं, वो जस्टिस की बात निकोमेकियन एथिक्स में ही एरिस्टोटल के द्वारा की जाती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच एम्पायरिकल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। एम्पायरिकल, थियोरेटिकल नहीं थी, ज़्यादा आइडियलिस्ट नहीं थी, प्रैक्टिकल थी, थोड़ी रियलिस्टिक की तरफ ज़्यादा थे ये। और इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को, ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थे उनमें स्टडी किया, कंक्लूजन बनाया। मतलब किसी से, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाने की कोशिश करी। सिमिलरली ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स एंड ही अराइव्ड एट अ कंक्लूजन कि यार क्या एक बेहतर सेटअप होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए टू रन अ स्टेट मोर एफिशिएंटली। ये इन्होंने ज़्यादा ध्यान इस पे दिया कि भाई सिचुएशंस असल में है कैसी, रादर कि हाउ इट ऑट टू बी, मतलब है ना, कैसी होनी चाहिए इस पर नहीं दिया। जैसी वो हैं उनको एज इट इज़ स्टडी किया, एनालाइज किया और एक कंक्लूजन पर पहुंचने का प्रयास किया। गुड लाइफ, मॉरल वर्च्यूज़, मतलब इन पे इन्होंने ध्यान दिया। पॉलिटिक्स इनके लिए कोई धंधा नहीं थी, इज़ अ मॉरल वैल्यू, और एक वैल्यू ड्रिवन सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स इनके लिए, एरिस्टोटल के लिए, है ना। Man as a political animal, he said man is a political animal, humans are naturally inclined, background noises के लिए please, I am so sorry. And man as a political animal, he said humans are naturally inclined towards social and political associations. अकेला आदमी वैसे ही दुखी रहता है ना, सबको दोस्त चाहिए, साथी चाहिए, सोसाइटी में इंक्लूड होना है सबको पसंद है, और उसके साथ अगर पावर जुड़ जाए क्या ही कहने, है कि नहीं। Speech and reason distinguish humans and enable formation of laws and justice. इनका मानना था कि रीज़न जो रैशनैलिटी होती है वो लोगों को डिस्टिंग्विश करती है, सब में नेचुरली इंकलकेटेड होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बिल्कुल नहीं। दैट ऑल्सो जस्टिफाइज इज थ्योरी ऑफ स्लेवरी, है ना। तो वो जो है ह्यूमंस को अलग अलग करते हैं, और इसी से ही लॉज और जस्टिस का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। पॉलिस, ये अपने स्टेट को पॉलिस कहते हैं, और वो ये बताते हैं कि ये जो स्टेट है, जो जो पॉलिस है, ये एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, रादर कि इसका कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि लोग इकट्ठा हुए और फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, नहीं। एक ऑर्गेनिक और एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो कि एसेंशियल है ह्यूमन फुलफिलमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। विल मूव फॉरवर्ड फर्दर, एंड origin and purpose of the state is a culmination of basic human associations. क्या होती हैं वो बेसिक ह्यूमन एसोसिएशंस? फैमिली होती है भाई डेली नीड के लिए, विलेज होती है फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, और फिर आता है पॉलिस, दैट इज स्टेट फॉर अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ। फैमिली हमको डेली नीड, मतलब अपने जो भी है, एक बॉन्ड्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, छोटी मोटी ड्यूटीज़ एक दूसरे के प्रति, एक अफेक्शन होता है। विलेज होता है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, विलेज के अंदर हर तरह के लोगों का काम जाम होता है, जो
जो काम डेली नीड के लिए जो भी काम होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इन पीपल्स एंड पॉलिस फॉर अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ, बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ व्हाट, पॉलिटिक्स इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट। ये कहते हैं कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ द गुड लाइफ, और गुड लाइफ का मतलब इनके लिए यूडाइमोनिया, दैट इज़ अ टर्म दैट ही यूजेस टू डिनोट व्हाट इज़ गुड लाइफ। सर्वाइवल के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टेट एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ ज़िंदगी गुजारने के लिए स्टेट की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए। ठीक है, स्टेट इज़ प्रायर टू द इंडिविजुअल, मतलब स्टेट जो है वो इंडिविजुअल से पहले हैं, लॉजिकली भी और मॉरली भी, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े तो गवर्नमेंट्स भी देखी, और गवर्नमेंट्स का इन्होंने एक क्लासीफाई किया कि भाई कैसे कैसे गवर्नमेंट चलती है। ये आप चाहें तो इसको नोट डाउन करें। रूल बाय वन, एक आदमी रूल करता है तो उसको भाई करेक्ट फॉर्म है मोनार्की, और उसका डेविएंट फॉर्म मतलब एक डेरोगेटरी, मतलब उसका थोड़ा सा अपभ्रंशित जो अवतार है मोनार्की का, वो टायरनी है भाई, जो सुनता नहीं है राजा किसी की, अपनी करता है ना, इस तरह से एक डेबिलिटेड फॉर्म, ख़राब फॉर्म है बेसिकली। रूल बाय फ्यू, कुछ लोग रूल करते हैं, एरिस्टोक्रेसी। रूल बाय एलिट्स, जो एलिट्स होते हैं वो कुछ वर्चुअस लोग होते हैं, वो एरिस्टोक्रेसी होती है, और ओलिगार्की उसका ख़राब और सड़ा हुआ एक तरह से रूप है। रूल बाय मैनी, दैट इज़ पॉलिटी, आइडियल। पॉलिटी इनके नज़रिए में आइडियल है, ठीक है ना, समझदार लोगों के द्वारा रूल किया जाए बहुत सारे। सो या पॉलिटी इनके लिए आइडियल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे श्रेष्ठ जो रूल करने का तरीका अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, दैट इज़ पॉलिटी। आई एम सो सॉरी फॉर द फंबल्स। डेमोक्रेसी है मॉब रूल, है ना भाई, वो समझते हैं डेमोक्रेसी थोड़ा सा उसका ख़राब वर्जन है, बट ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो ये भी मानते हैं साथ ही साथ, है ना। मोनार्की रूल बाय वन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एरिस्टोक्रेसी रूल बाय फ्यू, वाइज एंड वर्चुअस ऑफ कोर्स। Ruled by many, middle class, combining element of oligarchy and democracy, deviant form are driven by selfish interest rather than public welfare. खराब और corrupted version of these is, I'm so sorry, is these, okay. तो गोल्डन मीन की बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटी क्या है, पॉलिटी है एलिमेंट्स ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, दोनों के एलिमेंट्स को लेकर के एक रूल करने का तरीका है पॉलिटी। इसको एरिस्टोटल कहते हैं गोल्डन मीन, द मिडल पाथ, है ना, मिडल पाथ बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो ये कहने का इनका तरीका होता है कि क्या बेहतरीन तरीका है रूल करने का, दैट इज़ पॉलिटी। क्वेश्चन आता भी है कि भाई क्या, व्हाट इज़ द बेस्ट practical and most ideal type of government according to Aristotle, that is being asked by the UGC several times. लो जी, आ गया पॉलिटी एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट। इसमें एरिस्टोटल एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास की वकालत करते हैं टू अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में थोड़े से मिडिल क्लास ना होने की वजह से डाउन ट्रॉडन पब्लिक का ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि भाई फिर और उनका वोट फिर ख़रीदा जा सकता है, आप जानते हैं जितना गरीब होगा उतने कम में मान जाएगा, है कि नहीं। तो एम्फेसाइज स्टेबिलिटी की बात करते हैं, मॉडरेशन की बात करते हैं। मॉडरेशन दैट इज़ व्हाट, मिडिल पाथ, व्हाट आई सेड ना, गोल्डन मीन। मॉडरेशन होना चाहिए, नॉट एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस होना चाहिए। पॉलिटी रिफ्लेक्ट्स प्रैक्टिकल विजडम एंड मॉरल बैलेंस, ये इनका एम्फेसिस इस पे था, और एडवोकेट करते थे इस तरह के स्टेट की, एडवोकेसी करते थे। सिटीजनशिप, एरिस्टोटल की सिटीजनशिप का हिसाब किताब क्या है, डिफाइंड एज द एबिलिटी एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन डिलिबरेटिव एंड जुडिशियल एक्टिविटीज़। स्टेट में होने वाली जुडिशियल एक्टिविटीज़ या डिस्कशंस, प्रैक्टिकल डिस्कशंस, या फिर किस तरह की पॉलिसीज़ का गठन स्टेट करेगा, उस तरह के डिसीजंस में और उस तरह की एक्टिविटीज़ में दैट डिसाइड द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, उसमें पार्टिसिपेशन करने की एबिलिटी को एरिस्टोटल सिटीजनशिप कहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो राइट, है ना। नॉट ऑल रेजिडेंट्स आर सिटीजन, ये बात सही है। वुमेन को सिटीजनशिप वो नहीं मानते कि वुमेन जो है सिटीजन नहीं होती है स्टेट की, ओनली आदमी हो सकते हैं, और आदमी भी जो स्लेव हैं वो नहीं हो सकते हैं, और लेबरर जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। तो सारे रेजिडेंट सिटीजन नहीं हो सकते, ठीक है।
ये एक बात इनकी थोड़ी सी नागवारा गुजरेगी आज के ज़माने में कि वुमेंस को ये जो है मानते ही नहीं है सिटीजन। ठीक है, ट्रू सिटीजन कंट्रीब्यूट्स टू द टेलोस। टेलोस क्या है? पर्पस ऑफ द स्टेट। अब स्लेव है, स्लेव बेचारा गरीब है उस तरह, एक्चुअली अगर देखा जाए इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करता है, बट एरिस्टोटल उसको नहीं मानते। वुमेन कंट्रीब्यूट करती है। अगर एक घर हो अच्छा, एक घर पे वातावरण क्रिएट कर रही है एक वुमेन, दैट इज़ ऑल्सो यू नो somehow benefits the intellectual assets of the state. बट एरिस्टोटल थोड़े से इस मामले में मिसोजिनिस्टिक साबित होते हैं और वो नहीं मानते हैं इनको, वुमेन्स को जो है सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। सिटीजनशिप इज़ अ टाइड टू वर्च्यू एंड एजुकेशन। वर्च्यू एजुकेशन, अब आप पढ़े लिखे हो तो आप, एजुकेशन का राइट वुमेन को था नहीं, तो एजुकेशन वुमेन के पास थी नहीं, तो वो सिटीजनशिप से दूर रखी गई। लेबरर है, गरीब है बेचारा, वो भी एजुकेशन से दूर है, उसको भी नहीं रखा गया। स्लेव्स कौन है? स्लेव्स एक्चुअली एरिस्टोटल तो खुद बताते हैं कि जिनका वर्च्यू नेचुरली कम है, रैशनैलिटी जिनकी नेचुरली कम है, तो वो फिर एजुकेशन भी कहाँ से लेगा, और फिर वो इस तरह से। तो ये इनका आर्ग्यूमेंट है कि जो एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास वर्च्यू नहीं है, वो सिटीजनशिप से दूर रहें तो अच्छा है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल चेंज, इसके बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, डिज़ायर फॉर प्रॉफिट और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये 4-5 रीज़न हैं कि रिवोल्यूशन क्यों होता है और पॉलिटिकल चेंज की नीड क्यों अराइज हो जाती है। ठीक है ना, और इसको रोका कैसे जा सकता है? ये इनइक्वालिटीज़ हो गई, ठीक है, इनजस्टिस हो गया, डिज़ायर फॉर प्रॉफिट हो गया, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि कार्ल मार्क्स ही बताते हैं, बुर्जुआसी प्रोलेटेरिएट्स। ये तो कॉज हो गए रिवोल्यूशन के और पॉलिटिकल चेंज की नीड के। ठीक है, अब प्रिवेंशन इसको कैसे बचाते? गुड लॉज, वेलफेयरिस्टिक लॉज लेकर के आओ, मिडिल क्लास का आप उत्थान करो, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सब्सिडीज़ वगैरह दें आप, और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दें, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो ठीक है, रिवोल्यूशन नहीं होता। जिसके पास खोने को कुछ होगा, मिडिल क्लास के पास खोने को कुछ तो होता है ना गरीबों के मुकाबले, तो वो रिवोल्यूशन की कोशिश नहीं करते हैं। फिर एजुकेशन और सिविक वर्च्यू की भी बात करते हैं कि भाई मॉरालिटी का आप ज्ञान दे दें कि भाई स्टेट जो है, स्टेट तो हमारा पालनहार है, हम उसके खिलाफ कैसे बोल देंगे। इस तरह के वर्च्यूज़ है ना, हमारी ड्यूटी है स्टेट के प्रति कुछ ना कुछ, तब रिवोल्यूशन को नहीं होता हुआ देखेंगे। ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की बात करते हैं और रेडिकल अपहीवल, मतलब कहते हैं धीरे धीरे चेंज करें, रिफॉर्म करें, बढ़िया अपना वेलफेयरिस्टिक पॉलिसीज़ लेकर के आएँ। रेडिकल एकदम सडन चेंज ना हो जाए पॉलिटिक्स में या उसकी सिचुएशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, और पूरी एक तरह से गवर्नमेंट में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी आइडिया का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द कोर बिलीफ ऑफ एरिस्टोटल कि मिडिल पाथ, not extremes, not choosing any extremes, not choosing, not deciding, or not aligning with any poles or of any situation, rather being able to stand still and find the middle path, that is the golden mean according to Aristotle. तो बैलेंस्ड होना चाहिए, किसी भी आइडिया का एक्सट्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। दैट फिर यू आप देखोगे कि रिवोल्यूशन नहीं होगा। बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट क्या है भाई, देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है, थोड़ा ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है नोट्स का, बट इट्स ओके, आई बिलीव। बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट रिजेक्ट्स आइडियलिस्टिक विजन्स लाइक प्लेटोज रिपब्लिक। आइडियलिस्टिक, थोड़ा यूटोपिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं एरिस्टोटल। बेस्ट स्टेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब ये ना एक यूनिवर्सल आइडिया नहीं दे देते हैं एरिस्टोटल कि भाई कौन सा स्टेट है ना, किस तरह का स्टेट है, 5 पॉइंट दे दिए और यही स्टेट जहाँ जहाँ पे लागू हो रहा है वो आइडियल है। नहीं, पॉपुलेशन की क्या डिमांड है, वहाँ के जो लोग हैं पॉपुलेशन, उनकी कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, किस तरह से वो लोग जीते हैं, अपनी गुजर बसर का उनका एक तरीका होगा, ट्रेडिशंस होगी, उनकी हिस्ट्री होगी, और जोग्राफिकल कंडीशंस होगी। ये सब चीज़ें देख करके कॉन्टेक्चुअल है बेसिकली ना, ऑब्जेक्टिविटी के साथ वो आंसर नहीं देते हैं कि प्रैक्टिकेबल स्टेट क्या हो सकता है। इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, पॉपुलेशन का रिस्पॉन्स, बिहेवियर, कस्टम्स, जोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैनी मोर थिंग्स। तो कॉन्टेक्चुअल है ये बात, वो कहते हैं। बट रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं यूटोपिया कि ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, और धरती पे कुछ उतार ही नहीं पा रहे, अब ग्राउंड पे कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो बात से ही दूर रहते हैं। फंक्शनल होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और कल्टिवेटिंग वर्च्यू, सिंपल मॉरल वैल्यूज़।
व्यूज़ ऑन प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमी। ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्या कहते हैं भाई, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तो वकालत करते हैं होनी चाहिए। ठीक है, उसको इनक्रेज करते हैं, कहते हैं भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जेनरॉसिटी आ जाती है, लिबर्टी आ जाती है। अभी कैसे आती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो मेरा एक सिविक कंडक्ट काइंड ऑफ सही रहेगा, ताकि मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा के सरकार जो है वो मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नेशनलाइज कर दे, जब्त कर ले बेसिकली, है ना। जनरॉसिटी भी आती है कि भाई मैं सिविक सेंस के साथ चलूँगा और मैं उस तरह से चलूँगा। लिबर्टी, और लिबर्टी तो है ही है, लिबर्टी इस बात की कि आप भाई ख़रीदें प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपकी हिम्मत है आप बनाएं, है कि नहीं। लिबरलिज्म के अंदर भी जो 3 नेचुरल राइट्स की बात जो अनलॉक करते हैं, वो उनमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी ही होता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये एक लिबरल आइडिया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ है ना, स्टेट ओन्ड सब कुछ नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी बेसिकली स्टेट की जो है कम हो जाएगी। दैट इज़ हाउ एरिस्टोटल बिकम्स प्रैग्मेटिक एंड एम्पायरिकल। ठीक है ना, आइडियलिस्टिक इतना नहीं है कि भाई स्टेट ओन्ड होना चाहिए सब कुछ, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट, मतलब उससे जो है प्रोडक्टिविटी पे असर तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली पड़ेगा। एडवोकेटेड फॉर मॉडरेशन इन वेल्थ, एक्सेसिव इनइक्वालिटी लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रूर ये खिलाफ, ज़रूर समर्थन में, प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थन में, आई एम सॉरी, बट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, एक्सेसिव इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में तो एक मॉडरेशन होना चाहिए कि सब कुछ प्राइवेटाइज का मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्राइवेट देश बेच के बैठ गए आप, है ना। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऐसी ज़्यादा है कि मतलब 10% लोगों के पास 90% धन है और 90% के पास 10% धन है, उसके ये खिलाफ़ हैं। और इसी तरह से प्लेटो एरिस्टोटल का आइडिया है इकोनॉमी पे और प्रॉपर्टी पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थन में बट इनइक्वालिटी और एक्सेसिव इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के अगेंस्ट। ओके, व्यूज़ ऑन स्लेवरी एंड ऑन विमेन। स्लेवरी, भाई नेचुरल स्लेव्स ये बताते हैं कि स्लेव्स जो हैं वो नेचुरली भोटल बुद्धि होते हैं। बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से इज़ कि उनका जो दिमाग है वो नेचुरली दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट, मॉरली एंड रैशनली दे आर नॉट वेरी रीजनेबल, सो दैट दे हैव टू वर्क एज अ स्लेव। मतलब क्या कहते हैं, लैकिंग रैशनल कैपेसिटी जिनमें है वो भाई स्लेव हैं। वुमेन को ये इन्फीरियर इन्होंने मान ही रखा है। अब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बट इन्होंने मान रखा है ना। वुमेन जो है इन्फीरियर है, मतलब कहते हैं रीज़न में भी और मॉरल वर्च्यू में भी हल्की है वुमेन इनके अकॉर्डिंग। मैं तो मानता नहीं हूँ बट स्टिल दीज व्यूज़ आर वाइडली क्रिटिसाइज टुडे बट रिफ्लेक्ट द नॉर्म ऑफ हिज एरा। उनके ज़माने में यही चलन था कि भाई जो औरत है वो थोड़ी इन्फीरियर होती है, मॉरली और रीजनेबली एंड रैशनली इन्फीरियर होती है ना, और फिज़िकली भी इन्फीरियर होती ही है ऑफ कोर्स। दैट्स व्हाट ही हैज़ टू से। बट ये उनके एरा का नॉर्म दिखाता है कि उस समय पर इसी तरह से समाज को परसीव किया जाता था। नाउ रोल ऑफ एजुकेशन एंड एथिक्स। एजुकेशन शुड बी स्टेट कंट्रोल्ड एंड यूनिफॉर्म। एजुकेशन पे स्टेट का कंट्रोल ये कहते हैं, इकोनॉमी में स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए जबकि एजुकेशन पे होना चाहिए। एम क्या है, डेवलप रैशनैलिटी को डेवलप किया जाए, कैरेक्टर, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके का नेशनलिस्ट, मॉरली करेक्ट, रीजनेबल, रैशनल प्लस सिविक सेंस में एक नंबर इंसान को ये बनाने की इनकी इच्छा रही होगी कि इस तरह का एक सिटीजन होना चाहिए। दैट्स हाउ एन आइडियल सिटीजन शुड बी लुक लाइक। Ethics and politics are deeply connected. Politics is equal to applied ethics, ये एरिस्टोटल का मानना है और ये उन्हीं का एथिकल फार्मूला है। भाई जी पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स है अप्लाइड एथिक्स। ठीक है ना। वर्च्यू कैन ओनली बी डेवलप्ड थ्रू हैबिचुएशन एंड रैशनल प्रैक्टिस। हैबिचुएशन एंड रैशनल प्रैक्टिस। वर्च्यू जो है, वर्च्यू है बिल्कुल हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, वो कहाँ से आएंगे भाई, हैबिचुअल वो चीज़ आपको इंकलकेट करनी है इन द वेरी बिहेवियर ऑफ अ सिटीजन। आपको मॉरल स्टैंडर्ड्स को भर देना है कूट कूट के, तब आप एक बेहतर सिटीजन बन पाएंगे और बना पाएंगे बेसिकली। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा इनका, फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्लासीफाई किए थे कॉन्स्टिट्यूशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि किस तरह से
ओलिगार्की बनती है एरिस्टोक्रेसी के डिप्लेटेड होने से, डेमोक्रेसी बनती है पॉलिटी के उस तरह से। और इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफ एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स स्टडी किया, एनालाइज किया है और कंपेयर किया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फादर एरिस्टोटल को कहा जा सकता है। फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये आते हैं नीचे, एम्फेसिस ऑन मॉडरेशन एंड प्रैक्टिकल गवर्नेंस। मॉडरेशन, मिडल पाथ, गोल्डन मीन, एज आई सेड। प्रैक्टिकल गवर्नमेंट, रियलिस्ट होने चाहिए भाई, ऐसा नहीं हवा में बातें कर रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ है ही नहीं, वो इनका सिस्टम नहीं था। एनालिसिस ऑफ कॉजेज़ ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड चेंज, तो कॉज को भी ये स्टडी करते हैं, जैसा कि रिवोल्यूशन और पॉलिटिकल चेंज में हमने पढ़ा। इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी, पर्पस। टेलियोलॉजी का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट किया है, भाई काम कर रहे हो आप, उसका कोई पर्पस भी तो होगा। तो ये इन्होंने इस तरह से पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक नई अप्रोच दी, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, दैट इज़ पर्पस ड्रिवन स्टडी। लॉ एंड मॉरल एजुकेशन एज एसेंशियल टू गवर्नेंस। मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, कानून होने चाहिए, ये इस तरह से, ताकि गवर्नेंस जो है गुड गवर्नेंस के रूप में इस्टेब्लिश हो पाए। ठीक है जी। रेलेवेंस क्या है एरिस्टोटल के आइडियाज़ की? बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बड़े बड़े एडवोकेट थे, वकालत करते थे, तो वो आज की मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के एक तरह से इन्होंने नींव रखी अपने ज़माने में। और सिविक रिपब्लिकनिज़म एंड मिक्स्ड गवर्नमेंट, उसकी इन्होंने बात की। रिपब्लिकनिज़म की बात करते कि भाई जो हेड ऑफ़ द स्टेट है चुनाव होना चाहिए भाई। और मिक्स्ड गवर्नमेंट में यहाँ से इनका मतलब ये है कि गवर्नमेंट शुड इंक्लूड द कैरेक्टर्स ऑफ ओलिगार्की, अपना एरिस्टोक्रेसी, सॉरी ओलिगार्की नहीं, एरिस्टोक्रेसी, अपना डेमोक्रेसी एंड मोनार्की के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिक्स करके एक गवर्नमेंट और एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं ये गवर्नेंस के अंदर। इंसाइट इनटू सोशल कोहेजन, क्लास बैलेंस एंड एथिकल लीडरशिप। सामाजिक एकता, सामाजिक कोहेजन, सोशल कोहेजन यानी सामाजिक एकता, क्लास बैलेंस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को माइनस करने के बाद क्लास बैलेंस आता है, और एथिकल लीडरशिप, ये तीनों के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस था, जो कि आज भी काफ़ी ये जो अप्रोच है वो इन्फ्लुएंस करती है, अपना एक रखती है दबदबा। हिज अप्रोच इन्फ्लुएंसेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज आई सेड, सिविक एजुकेशन एज वी ऑल नो, एंड पब्लिक एथिक्स, कि भाई पब्लिक एथिकल होगी तो एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएगी। रिमेन्स रेलिवेंट इन डिबेट्स ऑन जस्टिस, सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी। आज भी एरिस्टोटल का जो है इन मामलों के ऊपर, जस्टिस पे, सिटीजनशिप पे, डेमोक्रेसी पे जब जिक्र होता है तो बात शुरू एरिस्टोटल के नाम से होती है। अब ये हमने कुछ कोशिश की है कि पॉइंटर्स को एक तरह से एक रिवीजन के लिए, ये याद करने के लिए हमने ये कुछ एक पॉइंटर्स है, पॉइंट नंबर 15 में ये हमने निकाले कि भाई जो यूजीसी शायद पूछ सकता है। तो फादर ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल अपने को याद रखना है, ये याद करने वाली चीज़ें आप इनको उतार लें और याद करें, है ना। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, किसने कहा? एरिस्टोटल ने। स्टेट इज़ नेचुरल एंड प्रायर टू इंडिविजुअल, एरिस्टोटल ऑफ कोर्स। आइडियल स्टेट पॉलिटी, ये अपन याद रख सकते हैं। एम्पायरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको याद रखना पड़ेगा। सिटीजनशिप क्या है? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो एबिलिटी है वो सिटीजनशिप है। कॉजेज़ ऑफ रिवोल्यूशन, इनजस्टिस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, हमको पता है। प्लेटो के कम्युनिज्म को रिजेक्ट करते हैं और आइडियलिस्टिक अप्रोच को भी रिजेक्ट करते हैं और रियलिस्टिक आइडिया लेकर के आते हैं। स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं नेचुरल बता करके। एजुकेशन को वाइटल और मॉरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स आर इनसेपरेबल, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ व्हाट? अप्लाइड एथिक्स इज़ पॉलिटिक्स। ये पॉइंटर्स हैं, हम ये याद रख सकते हैं, काफ़ी एक रिवीजन में आसानी हो जाएगी। और कंक्लूजन ये निकालते हैं इस पूरे मामले का कि एरिस्टोटल मॉरल वर्च्यूज़ को और पॉलिटिकल फंक्शंस को मर्ज करने वाले पहले थिंकर साबित हुए। बैलेंस के ऊपर इनका काफ़ी दबाव था, मॉडरेशन के ऊपर इनका दबाव था कि भाई एक्सट्रीम्स के ऊपर भाई इंसान को नहीं होना चाहिए, साइड्स लेके खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। एक्सट्रीम पे खड़ा हो जाने से क्या होता है कि हम आधे समाज के हम डिनाई कर देते हैं, समझे, कि दो धड़े बन गए किसी आइडिया के ऊपर एक्सट्रीम की, भाई ये बात सही है, ये बात गलत है। अब जो नहीं पे खड़े हो गए ना, तो वो हाँ वालों की अच्छे पॉइंटर्स को भी इग्नोर कर देते हैं। जो हाँ पे खड़े हो गए वो नहीं वाले के अच्छे आर्ग्यूमेंट्स पे भी डिनाई कर देते हैं। बीच में खड़े होने से यू हैव टू बी
आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बीच में खड़े होते हैं कि दोनों की तरफ से अच्छे पॉइंटर्स को लिया जाए और ख़राब पॉइंटर्स को निकाला जाए और एक बेहतर और मोर प्रैक्टिकल और यूनानिमस आइडिया का जन्म वहीं से होता है। तो ये मॉडरेशन की बात यहाँ से निकलती है। फ्रेमवर्क, इनका जो फ्रेमवर्क था वो रिमेन फाउंडेशनल टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना, क्योंकि इनसे ही शुरू होती है पॉलिटिकल साइंस, तो फाउंडेशन इन्होंने रखी बेसिकली। कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, गवर्नेंस एंड एथिक्स, ठीक है ना। एरिस्टोटल का नाम आज भी जब आता है तो बहुत बातें होती है ना। तो आशा करता हूँ मैं, मेरा जो प्रयास है हमारा इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कराना और ख़ुद भी करते चलना साथ साथ, तो मैं आशा करता हूँ कि मैं सही जा रहा हूँ। आपके कोई सुझाव सजेशंस हो कमेंट्स में लिखें प्लीज़। अपने दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हौसला अफजाई करें हमारी। कुछ कमी हो, कहीं से हमें सुधार की ज़रूरत हो, एज अ व्यूअर आई एम आस्किंग यू कि भाई प्लीज़ मेरे जो है उन्नति करने के लिए थोड़ा सा चैनल में और कंटेंट में कि हम इसको बेहतर बना पाएँ, इसके लिए आप सजेशंस दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।